लॉर्ड कृष्णा नमन डे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ये 11th क्लास के लिए वीडियो है। अभी हम लोग 11th क्लास का बेसिक्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा, बेसिक कंप्यूटर्स पढ़ा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े, एल्गोरिथम्स पढ़ लिया, फ्लो चार्ट पढ़ लिया। ये सब कवर करने के बाद अगर ये वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे तो एक बार चैनल पे जाके ये सारे वीडियोस पहले देख लें और उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, अदरवाइज आपको फिर भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ कवर करने के बाद अब हम मेन आए हैं अपना पाइथन प्रोग्रामिंग पे। इसमें हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब पाइथन जो है भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसके अंदर क्या क्या मेन बेसिक्स चीजें हैं। तो ये सब हम पाइथन का इंट्रोडक्शन आज इस स्लाइड में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर क्या क्या है इसमें। आपका ये 11th क्लास के लिए बुक कोड आपका 083 होता है और इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक, ओके, अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, शुरुआत से देखते हैं क्या क्या है इसमें बेसिक चीजें। तो पहला लिखा है कि पाइथन वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वेन रसम। ये नाम है जिन्होंने पाइथन को इन्वेंट किया, एक तरीके से बनाया है। तो ग्यूडो वेन रसम ही वाज वर्किंग एट CWI, सेंट्रम विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका, एक नाम है कंपनी का, वहाँ काम करते थे। तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड, तो नीदरलैंड में उन्होंने इसको बनाया इन 1991। ठीक है, 1991 में ये लैंग्वेज रिलीज हुई। पाइथन गॉट इट्स नेम विद बीबीसी कॉमेडी सीरीज। देखो पाइथन नाम जो है सोच के लगता है किसी सांप वाप का बड़ा तगड़ा सा नाम होगा, कोई बहुत खतरनाक सांप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नाम रखा गया था वो बीबीसी में बहुत पुराने समय में 70s, मतलब 70 के दशक में एक कॉमेडी सीरियल आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ठीक, तो वहां से इनकी ये आइडिया मिला वर्ड पाइथन का और इन्होंने इसका नाम पाइथन लैंग्वेज रखा। ठीक है, पाइथन कैन बी यूज टू फॉलो बोथ प्रोसीजरल अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। इट इज फ्री टू यूज। तो पाइथन एक फ्री टू यूज है, मतलब इसका पैसा नहीं देना पड़ता आपको। आप इसे नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों अप्रोचेस में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोसीजरल होता है स्टेप बाय स्टेप करना, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल वर्ल्ड एंटिटी को ऑब्जेक्ट की तरह समझ के उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना। ये थोड़े डीप कॉन्सेप्ट हैं, आपके आगे आएंगे तो मैं और इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है और प्रोसीजरल मेथड क्या होता है। तो आप दोनों तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आज कल की सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज है ये, और जो जो इसके अंदर होना चाहिए वो सब है। जनरल पर्पस है, इंटरप्रीट की जाती है, इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हाई लेवल है। मतलब प्रोग्रामिंग की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब क्वालिटीज के अंदर है, इसलिए सबसे लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिखा, आगे लिखा है कि लाइक पर्ल पाइथन सोर्स कोड इज आल्सो अवेलेबल अंडर द जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग होता है। GNU मतलब जो एक तरीके से फ्री होता है, उसे कोई भी यूज कर सकता है और उसके सोर्स कोड में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो पाइथन इतना इजी है, फ्री है और बहुत सारी क्वालिटीज है इसके अंदर, इसलिए आजकल की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। तो अभी आप लोगों के भी सिलेबस में भी इसीलिए ऐड की गई है, इससे पहले C++ हुआ करती थी। तो बहुत कुछ इसकी खूबियों को देखते हुए इसको ऐड किया गया है। आगे बात करते हैं पाइथन के फीचर्स की, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो फीचर्स जैसा बताया कि अब एक एक करके देख लेते हैं कि पॉपुलर है बहुत ज्यादा क्यों, क्या क्या फीचर्स हैं। तो लिखा है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज फॉर बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग। मतलब हर प्रकार के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अंदर जनरल प्रोग्राम भी बना सकते हैं, साइंटिफिक प्रोग्राम बना सकते हैं, नॉन साइंटिफिक प्रोग्राम मतलब नॉर्मल प्रोग्राम भी बना सकते हैं। हर तरह की कोडिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, तो हर तरह के प्लेटफॉर्म के लिए काम भी करते हैं। अगला लिखा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग बनाए वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चले, ये प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होती है। आप इसके बनाए हुए प्रोग्राम को विंडोज के अलावा लाइनक्स में चला सकते हैं, यूनिक्स में चला सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चलाना चाहें आप उनमें चला सकते हैं। एप्पल के लैपटॉप में भी चला सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ किसी भी वर्जन में चला सकते हैं। ऐसा नहीं विंडो 7 में चला तो विंडो 10 में नहीं चलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। आगे लिखा इट इज वेरी सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज विद वास्ट लाइब्रेरी ऑफ एड ऑन मॉड्यूल्स। प्लस बहुत ही सिंपल है और इसके अंदर जो लाइब्रेरी है इसकी, मतलब इसके अंदर जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं, जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है। सीधी सी बात है कि आपको इसके अंदर हर चीज की कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें इसके अंदर तो प्री डिफाइंड है, कोडेड है, बस आपको खाली यूज करना आना चाहिए। अगला क्या, इट इज एक्सेलेंट फॉर बिगिनर्स एज द लैंग्वेज इंटरप्रेटेड हैंस गिव्स इमीडिएट रिजल्ट। जो बिगिनर्स होते हैं, जिन लोगों ने नई नई प्रोग्रामिंग सीखी है, उनके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये तुरंत ही रिजल्ट देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब देखो इंटरप्रीटर और कंपाइलर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, पहले वीडियो में कवर किया था इंटरप्रीटर और कंपाइलर में क्या फर्क होता है। तो इंटरप्रीटर मतलब लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट करती है, जिस भी लाइन पर एरर होगी वहीं रुक जाएगी, उसके आगे का चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इंटरप्रीटेड होती है तो तुरंत इसका इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो सोचने समझने में इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगला है
द प्रोग्राम रिटन इन पाइथन आर इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब आराम से हम उन प्रोग्राम्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर इट इज इजी टू लर्न एंड यूज, और ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल लगभग इंग्लिश लैंग्वेज की तरह इसकी कोडिंग होती है। इसके अंदर कुछ खास ज्यादा आपको स्पेशल सिंबल, स्पेशल वर्ड्स वगैरह यूज नहीं करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही इजी और समझने में भी आसान, लर्न करने में भी आसान, और प्रोग्रामिंग के लिए भी बहुत इजी होती है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है पाइथन मोड्स। पाइथन जो होता है हमारा, वो किस किस तरीके से काम करती है लैंग्वेज। तो बेसिक से अगर बात की जाए तो जो पाइथन का जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, पाइथन का जो भी आपका इंटरप्रीटर आता है या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर आता है, वो दो मोड में काम करता है। एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। और इस पूरे पैकेज को हम आईडीएली बोलते हैं। आईडीएली मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जिस पर हम प्रोग्राम बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम आईडीएली की मदद से करते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर होता है, दो मोड में काम करता है। एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। एक बार अगर आपने पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके सिस्टम में डाउनलोड करके पाइथन सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो उसको आइडियली कहते हैं। तो आइडियली अगर एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, ये दो तरीके से काम करता है। पहला होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। तो हम एक एक करके समझते हैं स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्यों इसके दो मोड्स होते हैं। पहली बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड की। इंटरेक्टिव मोड के बारे में लिखा है कि एज द नेम सजेस्ट इट अलाउस अस टू इंटरेक्ट विद ओएस फॉर वर्किंग इन द इंटरेक्टिव मोड वी विल स्टार्ट पाइथन ऑन योर कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर पे जैसे ही पाइथन स्टार्ट करते हैं, तो जो डिफॉल्ट मोड आता है वो इंटरेक्टिव मोड ही आता है। इंटरेक्टिव मोड को हम पहचानेंगे कैसे, कि उसके आगे प्रॉम्प्ट साइन के आगे से ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल बने होते हैं। ये ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल इंडिकेट करते हैं कि आप इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, ठीक है। आइडियली स्क्रीन, इसी को आइडियली स्क्रीन भी कहा जाता है। प्रॉम्प्ट जब भी आपको इस तरीके का दिखेगा, इट मीन्स ये जो भी है आप इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हो, और इस प्रॉम्प्ट के आगे आप कोई भी कमांड लगा सकते हो। पाइथन अभी आपकी कमांड लेने के लिए रेडी है। ये ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल यही इंडिकेट करते हैं। इसको पाइथन का प्रॉम्प्ट या शेल कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखा है कि पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड इज गुड इनफ टू लर्न, एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर, बट इट्स ओनली ड्रॉबैक इज दैट वी कैन नॉट सेव स्टेटमेंट फॉर द फर्दर यूज। इंटरेक्टिव मोड का देखो जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, जिसकी वजह से हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना पड़ता है। इंटरेक्टिव मोड का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप कमांड्स लगाना चाहो, छोटी मोटी कमांड्स लगाना चाहो, एक एक लाइन की, या कुछ भी चीज आप एग्जीक्यूट करना चाहो, एक्सप्लोर करना चाहो, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। बट पाइथन के अंदर जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं इसके इंटरेक्टिव मोड में, उसको हम सेव नहीं कर सकते, आगे चल के फ्यूचर में देख नहीं सकते, उस कोड को हम दोबारा रीरन नहीं कर सकते। अगर आपको वही कमांड फिर से लगानी है, तो आपको तब भी वो कमांड दोबारा लिखनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी दोबारा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारा होता है स्क्रिप्ट मोड, जिसके अंदर हम प्रोग्राम पूरा एज ए फाइल सेव कर लेते हैं, फिर इसको रन करते हैं। तो जब हमें कोई बड़ी फाइल बनानी होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कोड ज्यादा होता है, तब हम उसको स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं और सेव करके रख लेते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब वो फाइल ओपन करते हैं, उसे दोबारा रन करते हैं। आई थिंक इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रिप्ट मोड में देख लो वही चीज लिखी हुई है। We type Python program in a file and then use the interpreter to execute the content from the file, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड इज यूज फॉर कोडिंग मोर देन फ्यू लाइंस। अगर आपको कुछ लाइन से ज्यादा बड़ा कोड लिखना है, उसके लिए हम स्क्रिप्ट मोड यूज करते हैं, जिसके अंदर हम फाइल में कोड लिखकर सेव कर देते हैं। मॉडिफाई और रीयूज के लिए फिर हमारी फाइल तैयार हो जाती है। हम जब चाहें तब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जब चाहें तब उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। यही चीज आपके इंटरेक्टिव मोड में नहीं है। इंटरेक्टिव मोड में कमांड लगती है, एग्जीक्यूट होती है और बस खत्म हो जाती है। ओके, अब देखते हैं कि स्क्रिप्ट मोड ओपन कैसे करते हैं। जैसे आप बाय डिफॉल्ट आइडियली लॉन्च करेंगे तो आपका इंटरेक्टिव मोड आएगा। इंटरेक्टिव मोड में ही ऊपर टॉप पर ऑप्शन होती है फाइल। फाइल मेन्यू में जाके अगर आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है नोटपैड की तरह ब्लैंक। वो जो विंडो होती है उसको हम लोग स्क्रिप्ट मोड विंडो बोलते हैं। वहां पर आप पाइथन का प्रोग्राम पूरा टाइप करके उसे सेव कर सकते हैं। और जो पूरी भी कोडिंग आपने सेव करी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए आपको F5 फंक्शन की दबानी पड़ती है। एक बार आपने पाइथन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए पूरा कोड लिख दिया, और लिखने के बाद अगर आप उस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद F5 फंक्शन की दबाएंगे, तो वो सारा कोड रन होके आपको इंटरेक्टिव मोड पर ले जाकर आंसर देगा, ठीक। तो स्क्रिप्ट मोड पे हम सिर्फ कोडिंग करते हैं, लिखते हैं और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद F5 से उसे रन करते हैं, और रन होने के बाद हमें जो भी आउटपुट मिलता है वो हमें वापस इंटरेक्टिव मोड पर ही जाके मिलता है। स्क्रिप्ट मोड पे सिर्फ फाइल बनाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोनों का डिफरेंस, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड का। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है
तो इसके लिए हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इंटरेक्टिव मोड है क्या, स्क्रिप्ट मोड क्या है, कैसे कोडिंग करते हैं। तो इसका एक अलग वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो अभी आप थ्योरी समझ लें और इस थ्योरी को रिलेट करने के लिए इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं जल्दी बना के रिलीज करता हूँ। तो उस प्रैक्टिकल वीडियो में जाके आप ये चीजें समझ भी सकते हैं कि इंटरेक्टिव मोड क्या है, स्क्रिप्ट मोड क्या है, दोनों में डिफरेंस। चलिए आगे देखते हैं। पाइथन आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आइडेंटिफायर जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी चीज जो आइडेंटिफिकेबल हो, मतलब जिसको हम पहचानने योग्य, जो चीज पहचानी जा सके, उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पाइथन प्रोग्राम में आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन नेम, कुछ भी जो बनाते हैं जिसे पाइथन का प्रोग्राम पहचाने, उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। कुछ भी चीज यूज करने से पहले एक बार डिक्लेयर होनी चाहिए। तो जो चीज पाइथन प्रोग्रामिंग समझ ले, जो चीज आपने बनाई हो, उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। आपके प्रोग्राम में यूज होने वाली कोई भी चीज है, जैसे कि वेरिएबल है, फंक्शन नेम है, क्लास नेम है, मॉड्यूल नेम है। अच्छा, ये सब होते क्या है? अभी तो आपका बेसिक है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वेरिएबल, फंक्शन क्या है, ये आपको आगे समझ में आएंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा कुछ भी चीज बनाने के लिए जो हम नाम देते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आइडेंटिफायर का नाम हम ए से लेके जेड या छोटी से लेके बड़ी, मतलब कैपिटल जेड या स्मॉल जेड में दे सकते हैं। अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अंडरस्कोर यूज करने के बाद चाहे आप जीरो और मोर लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल सिंबल वगैरह यूज नहीं होते। लिखा हुआ पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर सच एज ये एट द रेट और ये सब चीजें आप एक नाम में नहीं दे सकते हो, सिर्फ अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक नाम दे सकते हो। और जो लिखा है कि पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल स्मॉल अलग अलग होते हैं। मान लेते हैं आपने कोई एक वेरिएबल बनाया मैन पावर नाम से, और आज जब आपसे कॉल कर रहे हैं तो एम स्मॉल लिख रहे हैं, यहाँ एम कैपिटल है, तो पाइथन के लिए दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर समझेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पाइथन में की सेंसिटिविटी का बहुत बड़ा इशू होता है। तो आप अगर कोई चीज स्मॉल लिख रहे हैं तो हर जगह स्मॉल ही लिखें, कहीं कैपिटल लिख रहे हैं तो हर जगह कैपिटल ही लिखें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पाइथन आइडेंटिफायर। मतलब कोई भी चीज किसी का भी नेम देकर हम पाइथन प्रोग्राम में जब यूज करते हैं उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला होता है रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फिक्स वर्ड्स जिनका खुद का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, उसे हम अपने किसी पर्सनल यूज के लिए या फिर एज ए आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जिस काम के लिए बने हैं उसी काम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, मतलब देखिए, रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट यू कैन नॉट यूज एज कांस्टेंट और वेरिएबल और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम। ऑल द पाइथन कीवर्ड्स कंटेन्स लोअर केस लेटर्स ओनली। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड कैरेक्टर्स जो किसी न किसी काम के लिए होते हैं, उनको हम लोग रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। इन्हें हम अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते। अपने काम के लिए मतलब एज ए वेरिएबल नेम, एज आइडेंटिफायर नेम, ऐसे हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। तो ये सब होते हैं आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स फिक्स होते हैं, ऐसे आपको यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, ये सब कीवर्ड्स हैं। इन्हें आप अपने नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको क्लास नाम का कोई वेरिएबल बनाना तो आप नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ पर क्लास देखिए कीवर्ड है। ठीक है जी, तो कीवर्ड्स क्या हुए? रिजर्व वर्ड्स जिनका पहले से ही कोई फिक्स मीनिंग है, जिसे हम अपने पर्पस या अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जहां तक कमेंट्स की बात करते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं? पाइथन कोड के अंदर लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट जो जिसे पाइथन इंटरप्रीटर इंटरप्रीट ही ना करे, मतलब उसके लिए वो ना के बराबर हो, नगण्य हो। ठीक है, तो जिस भी लाइन को या जिस भी टेक्स्ट को हम कमेंट करना चाहते हैं कि इसे कंपाइलर देखे ही ना, इसे इंटरप्रीटर देखे ही ना, तो उसके आगे हम हैश साइन लगा देते हैं। ठीक, हैश साइन लिखा ना, हैश साइन इज दैट हैश साइन इज दैट इज नॉट इनसाइड अ स्ट्रिंग लिटरल बिगिंस अ कमेंट। मतलब किसी भी ऐसे टेक्स्ट से पहले जो हैश साइन लगा रहता है वो उसको कमेंट बना देता है। ऑल द कैरेक्टर आफ्टर द हैश साइन ends up to the end of a physical line are a part of the command and Python interpreter ignores them। जो भी है इसके बाद लिखा होता है उसको पूरे को पाइथन का जो इंटरप्रीटर है वो इग्नोर कर देता है। उसके लिए वो चीज बेकार की हो जाती है, उसे फिर वो पढ़ता ही नहीं है, उसको वो पाइथन प्रोग्राम का पार्ट ही नहीं समझता है। क्लियर? लिखा हुआ कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। ठीक है, जब ये इग्नोर हो जाते हैं तो फिर लिखे ही क्यों जाते हैं? तो वो बताया जा रहा है कि ये सब चीजें जब प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, प्रोग्राम में इग्नोर कर दिए जाते हैं, फिर लिखे क्यों जाते हैं? तो लिखा है एक्सप्लेन पाइथन कोड, मतलब पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, उस कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए, समझने योग्य बनाने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ प्रिंट हेलो एक कोड है, तो यहाँ लिखा रखा है कि ये फर्स्ट कमेंट है और यहाँ पर लगा रखा है सेकंड कमेंट है।
तो हम यहाँ बता रहे हैं ये पहला कमेंट है, दूसरा कमेंट है। कमेंट क्या है जो इग्नोर हो रहे हैं। आप इसको देख कर कोड को जब आप खोलेंगे तब आपको समझ में आएगा अंदर कमेंट क्या है, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कमेंट की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो कमेंट इस्तेमाल होते हैं रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, पाइथन के कोड को समझने के लिए। और आगे लिखा है कि कमेंट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। जब हम कोड को टेस्ट कर रहे होते हैं और कमेंटिंग की हुई है तो हम समझ सकते हैं कि ये चीज किस लिए, ये वेरिएबल किस लिए, तो हमें बार बार कोड रीरन नहीं करना पड़ता, दोबारा दोबारा चेक नहीं करना पड़ता। तो हम ऐसे ही समझ जाते हैं कमेंट की मदद से कि यहाँ पर क्या किया गया है या प्रोग्रामर क्या करना चाह रहा है। ठीक है, ये होते हैं आपके कमेंट्स। आगे देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। चलिए समझते हैं पाइथन वेरिएबल्स किसे बोलते हैं। पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए वेरिएबल बेसिकली जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, हम लिखते हैं x इक्वल टू 5, तो जो 5 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, x है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट में हमारा किसी भी चीज को मान लेते थे, लेट द एज ऑफ फॉलोइंग पर्सन इज x, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए मैथ्स में तो हम देखते हैं कि इसको x मान लेते हैं, जो चीज हमें नहीं पता होती। सेम कहानी हमारे पाइथन लैंग्वेजेस में भी है, जिस चीज को हम मान लेते हैं उसको वेरिएबल कहा जाता है। x माना है तो x आपका वेरिएबल हो गया। बट यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। पढ़िए क्या है, वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यूज। हमारे सिस्टम में कुछ मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर दी जाती है जहां पर हम किसी भी टाइप की वैल्यू आके स्टोर कर सकते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। कोई भी मेमोरी लोकेशन रिजर्व करी, उसका कोई नाम दे दिया, तो वो एक वेरिएबल हो गया। आगे लिखा हुआ दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम मेमोरी स्पेस। ठीक है, हम कोई भी मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहे हैं जब हम वेरिएबल बनाते हैं तब। ठीक है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे x है, एक्स मेमोरी में किसी भी मेमोरी लोकेशन का नाम दे दिया जाएगा, वहां पर आप ये 5 नाम का वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से समझना है डायग्रामेटिक वे में तो हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई लोकेशन है, फॉर एग्जांपल ये कोई लोकेशन है, इसका नाम हमने दे दिया है एक्स। ठीक है, तो इस एक्स पे अभी हमारा एक्स वेरिएबल हो गया, बट ये वेरिएबल रेफर किसको कर रहा है, इस लोकेशन को। जो भी वैल्यू आप डालोगे वो इस लोकेशन पर सेव हो जाएगी। ठीक, आगे चल के भविष्य में जब आप ये वैल्यू चेंज करेंगे तो ये चीज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम ही एक वेरिएबल होता है और आगे चल के प्रोग्रामिंग इस वेरिएबल का यूज होता है। यहाँ लिखा हुआ है अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। मतलब पाइथन के अंदर स्पेसिफिकली कोई कमांड नहीं होती वेरिएबल को डिक्लेयर करने की। आपने जैसे लिखा x इक्वल टू 5 तो ऑटोमेटिकली x एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बाकी पुरानी लैंग्वेजेस में क्या होता था, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते थे फिर आगे यूज करने पड़ते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आप जहां से भी वैल्यू असाइन करना शुरू करेंगे वहीं वेरिएबल ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये पाइथन का प्लस पॉइंट है, इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, आगे लिखा है क्या वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। वही चीज जो मैंने बताई कि जैसे ही आप पहली वैल्यू असाइन करते हैं किसी में तो वैसे ही वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ हमने एग्जांपल के तौर पे देखा कि x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसमें x की वैल्यू 5 रखी है। दूसरा y इक्वल टू जॉन लिखा है तो जॉन एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट्स। आप ये सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में कोई भी कैरेक्टर लिख देते हैं तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाता है। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जिस वेरिएबल के अंदर कोई नाम, एड्रेस, नेम, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम कुछ भी इन्वर्टेड कोट्स में सेव कराया जाए वो आपका स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं आपके अरिथमेटिक फंक्शन हम उनके ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, बट इनके साथ नहीं होता है बिकॉज स्ट्रिंग वेरिएबल कैरेक्टर्स को कंटेन करते हैं, अक्षरों को कंटेन करते हैं। क्लियर है जी, आगे देखते हैं। अगला होता है वेरिएबल नेम्स, कि हम किसी वेरिएबल का नाम कैसे देते हैं, किस तरीके से नाम रख सकते हैं। तो नेम रखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ लिखा है वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम, हम वेरिएबल का नाम एक्स वाई ऐसा छोटा नाम भी रख सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव नेम भी रख सकते हैं, जैसे कि एज है, कार नेम है, टोटल वॉल्यूम है। तो कोशिश ये की जाती है अच्छी प्रोग्रामिंग में कि आप जो भी नाम रखते हैं वेरिएबल का वो डिस्क्रिप्टिव ही रखें, जिससे कि एटलीस्ट जो कोड देखता है उसको समझ में आए कि आप इस वेरिएबल को किस लिए यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है और आपने वहाँ वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड लिया हुआ है तो वो कम समझ में आएगा, वजह इसके कि आप एक वेरिएबल का नाम ले लें, रेट, एक का प्रिंसिपल, एक का टाइम, अगर ऐसे लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स ही यूज करने चाहिए। अब कुछ रूल्स है वेरिएबल नेम्स के कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम या तो लेटर से शुरू हो या अंडरस्कोर से शुरू हो। ठीक है, दूसरा इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। अगला कि वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, वेरिएबल नेम के अंदर सिर्फ ये चीजें हो सकती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन हो सकता है और अंडरस्कोर। अगर स्पेशल सिंबल की बात करें तो सिर्फ अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं
और अल्फाबेट और डिजिट्स, और उसमें भी डिजिट से शुरुआत नहीं करेंगे। क्लियर, ये एक रूल हो गया। अगला है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसा मैंने पीछे बताया कि पूरी लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है, तो आप अगर चीज स्मॉल में लिख रहे हैं तो फिर हर जगह स्मॉल में लिखेंगे, अगर कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में ही लिखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में देखा है ये एज नाम के 3 अलग वेरिएबल बन गए, इसमें पूरा स्मॉल में है, इसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल है, इसके अंदर तीनों कैरेक्टर कैपिटल है, ये 3 अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे एक प्रोग्राम में। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हम जो भी वेरिएबल नेम्स रखें वो एक जैसे ही हर जगह रखें, अलग अलग जगह अलग अलग नाम ना रखें, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है प्रोग्राम। ठीक, यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपके कुछ लीगल वेरिएबल्स हैं और ये कुछ इलीगल है, मतलब ये गलत वेरिएबल है और ये सही वाले हैं। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं ये सही है सब और गलत है। गलत को देख लेते हैं क्यों गलत है। यहाँ लिखा है टू, तो टू से शुरू हो रहा है इसलिए गलत है। ठीक, यहाँ बीच में डैश यूज किया है इसलिए गलत है, और यहाँ स्पेस दिया इसलिए गलत है। वेरिएबल नेम में हम स्पेस भी नहीं दे सकते हैं, ये शायद इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप लोग एक पॉइंट और बना लेना कि वेरिएबल नेम्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, तो आप सब एक साथ लिखेंगे। क्लियर है, ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम वाला टॉपिक। तो आपको समझ में आ गया कि हम वेरिएबल जो बनाते हैं ऐसे ही कोई वेरिएबल नहीं बना लेते हैं, वेरिएबल बनाते समय इन रूल्स को ध्यान में रख के तब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं। क्लियर। अगला है असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल। जो हमने वेरिएबल बनाए हैं उसके अंदर वैल्यूज असाइन करना है कि हम कैसे असाइन कराते हैं। तो सिंपल है, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल ऑपरेटर यूज होता है, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा काउंटर इक्वल टू 100, तो 100 जो वैल्यू है वो काउंटर नाम के वेरिएबल में असाइन हो गई। ठीक, यहाँ लिखा है कि ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड द ऑपरेंड टू द राइट ऑफ ऑपरेटर इज द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल। मतलब ये जो है वो वेरिएबल का नाम है और ये है वो उसकी वैल्यू है, ये वैल्यू उठ के इसमें असाइन होती है। ठीक है जी। तो अब जैसे हमने यहाँ देखा काउंटर इक्वल टू 100 लिखा तो इंटीजर वेरिएबल है, इसके अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। माइल्स लिखा है 1000.0 तो एक फ्लोटिंग वेरिएबल है। नेम लिखा है जॉन तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। इंटीजर, फ्लोट और ये स्ट्रिंग आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, आगे इसकी स्लाइड में आएगा, और अगर नहीं आता तो मैं आपको अभी बेसिक समझा देता हूँ कि ऐसी डिजिट्स, ऐसे होल नंबर जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता वो इंटीजर्स होते हैं, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो फ्लोट होते हैं, और जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, तो 3 प्रकार के अलग अलग वेरिएबल हैं। पहला हमारा इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा स्ट्रिंग वेरिएबल है। आगे देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। इसके अंदर हम मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। ये हमारा पाइथन ये बहुत सी चीजें सपोर्ट करता है जो बाकी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है। जैसे अगर आपने लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, तो ये 1 जो है वो तीनों में असाइन हो जाएगा। ए की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, बी की भी 1 हो जाएगी और सी की 1 हो जाएगी। इसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब एक बार में सब में असाइन करना। और अगला एक असाइनिंग वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो अलग अलग वैल्यूज भी आप एक ही स्टेटमेंट में अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा x, y, z इक्वल टू 10, 20, 30, तो क्या होगा 10 असाइन हो जाएगा x में, 20 y में और z में 30। ये क्या होगा मल्टीपल वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यू असाइन होगी। और ये क्या कि मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप इन तरीकों से भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगला स्टैंडर्ड डेटा टाइप। ठीक है, ये वही चीज है जो भी मैंने पीछे कहा था कि आगे स्लाइड्स में आएगा। स्टैंडर्ड डेटा टाइप क्या होता है कि हमने वेरिएबल तो बना लिए, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि वेरिएबल बना सकते हैं। उसमें लिखा था कि वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इज नोन एज वेरिएबल, बट उस मेमोरी लोकेशन में हम किस प्रकार का डेटा स्टोर करेंगे, दैट इज डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया, तो एक्स इज द नेम ऑफ वेरिएबल, बट उस एक्स में हम कैसी वैल्यू स्टोर करेंगे, किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करेंगे, तो दैट टाइप इज अ डेटा टाइप। For example, if we are storing a whole number, then this x become integer data type. If we are storing decimal value, then this x become float data type. So the type of value which we are going to store in a particular variable decides the data type. आप समझ रहे होंगे कि जिस प्रकार की वैल्यू हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं उस हिसाब से उस वेरिएबल का टाइप हो जाता है। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड टाइप हमारे पास ये होते हैं नंबर्स में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्ट्रिंग होता है, सीक्वेंसेस के अंदर लिस्ट, टपल, रेंज होता है। तो ये सब जो चीजें हैं सीक्वेंसेस, मैपिंग और बूलियन, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही फोकस करें। तो ये क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम ये करते हैं, हम आगे देखते हैं। और आगे लिखा है कि यू कैन गेट द डेटा टाइप। अच्छा, जैसे अगर आपको नहीं पता है कि ये वेरिएबल किस प्रकार का है तो आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है टाइप। टाइप फंक्शन यूज करिए, उसके अंदर वैल्यू पास कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए टाइप इक्वल टू एक्स लिखा, तो आंसर में ऑटोमेटिकली इंटीजर लिख के आ जाएगा, बिकॉज एक्स के अंदर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करी है। ठीक है जी। तो जिस प्रकार की वैल्यू स्टोर करते हैं रियल उसी टाइप का हो जाता है वेरिएबल। और अगर आपको पता लगाना किस टाइप का है तो आप ऐसे करके वेरिएबल का टाइप पता लगा सकते हो।
चलिए जी आगे देखते हैं पाइथन नंबर्स में। पहला है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तीन तरह के होते हैं, हमने भी पीछे पढ़ा। जैसा कि देखा कि तीन टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो अभी मैंने बताया इंटीजर क्या होता है। इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल। ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर बिना डेसिमल पार्ट का, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखा, y इक्वल टू इतनी बड़ी वैल्यू लिखी, z इक्वल टू माइनस इतना लिखा, तो ये सब इंटीजर के एग्जाम्पल है। और आगे लिखा है ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, मतलब आप इसके अंदर कोई भी अनलिमिटेड लेंथ की वैल्यू डाल सकते हो, इतनी बड़ी कितनी बड़ी। ठीक है, तो आप ये इंटीजर बोलते हैं। फ्लोट की अगर बात करें तो फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यूज होती हैं, पॉइंट वाली, जैसे ये सब फ्लोट है, ये 1.10 1.0 ये एग्जाम्पल, ये फ्लोट के एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ फ्लोट हमें नॉर्मल डेसिमल के साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन की भी वैल्यू अलाउ करता है। साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, कि जो वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत छोटी होती है, उसको एक्सपोनेंट और मेंटिसा फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ई लिखा होता है, ई के बाद वाला जो पार्ट होता है वो 10 टू पावर पढ़ा जाता है, और इधर वाले को मेंटिसा बोलते हैं। ये एक्सपोनेंट और ये मेंटिसा। तो जैसे यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है 12e4, इसका मतलब होगा 12 × 10⁴। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे करके हम बड़ी वैल्यूज को भी इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लोट में। ठीक? आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी शायद आपको 11th में आएंगे, 11th में या 12th के मैथ्स में आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। देखा, नंबर कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिनोटेड बाय x प्लस वाई जे, वेयर x एंड y आर द रियल नंबर्स एंड j इज द इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आगे मैथ्स में आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में लिखा जाता है, एक रियल में और इमेजिनरी पार्ट में। इमेजिनरी पार्ट को हम j से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 3 + 5j, तो जो 5j हुआ है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। ठीक, तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हम ये वाला डेटा टाइप यूज करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, अभी आगे हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं, तो ये स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है, और ये इनके एग्जाम्पल्स तो साथ साथ लिखे हुए। स्ट्रिंग जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कंटिन्यूस कैरेक्टर्स को अगर हम इन्वर्टेड कोड्स में लिख कर किसी वेरिएबल में सेव कर देते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते हैं। और स्ट्रिंग वेरिएबल क्योंकि इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म नहीं होते हैं, तो कुछ चीजें इसके अंदर परफॉर्म होती हैं। दो ऑपरेटर, एक को तो होता है प्लस और एक होता है एस्टेरिस्क। मतलब प्लस ऑपरेशन हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, और एस्टेरिस्क जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसा अर्थमेटिक प्लस और अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन में होता है, वैसा इसमें नहीं होता है। क्या होता है, आइए देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। सबसेट बोलते हैं, स्लाइस ऑपरेटर बोलते हैं। स्लाइस ऑपरेटर के लिए हम लोग कॉलन साइन यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए एग्जांपल में देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ लिखा है प्रिंट str, तो हमने str वेरिएबल में ये लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो पूरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है प्रिंट str 0, तो जीरो मतलब इसका पहला कैरेक्टर। इसकी नंबरिंग ऐसे रहती है, 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये स्पेस को 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11। इस तरीके से हर एक करेक्टर का अलग अलग नंबर होता है, मतलब इंडेक्सिंग रहती है, और वो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। अगर उसके अंदर कोई बीच में स्पेस आता है तो उसको भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ अगर हमने प्रिंट 0 लिखा है, तो यानी कि पहला करेक्टर प्रिंट होगा। अब यहाँ लिखा है 2:5, यहाँ पर हम कर रहे हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या मतलब हुआ कि 0 यानी कि ये पहला वाला, 1 ये और 2 ये, तो 2 हो गया एल। एल से लेके अगले 5 तक, यानी कि एल, फिर एल, और फिर ओ, और फिर स्पेस, ये चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो हमने स्लाइस कर दिया। स्लाइस किया, क्या किया, एक छोटा सा पीस हमने प्रिंट करा लिया। अब यहाँ देखिए str2 और कॉलन के बाद हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो 2 के बाद 0 1 2, यानी कि इस एल से लेके बाद का सारा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड, थर्ड के बाद का पूरा चीजें प्रिंट हो जाएंगी। अब इन दोनों को समझते हैं, प्लस को और स्टार को। ये क्या करते हैं, प्लस क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग आपने लिखी है और प्लस के साथ आप लिखेंगे, तो दोनों आगे जोड़ देगा, मतलब दोनों को साथ साथ लिख देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। जैसे कि यहाँ लिखा ना हेलो वर्ल्ड, str में तो हेलो वर्ल्ड लिखा ही हुआ था, और आपने लिखा प्लस टेस्ट, तो आउटपुट जो स्क्रीन आएगी, उस आउटपुट स्क्रीन पे लिख के आएगा हेलो वर्ल्ड टेस्ट। ठीक, तो ये तो पहले था और साथ में ये भी जुड़ जाएगा। तो प्लस क्या करता है, सिर्फ जोड़ देता है। और मल्टीप्लाई क्या करता है कि रेप्लीकेट करता है, मतलब बार बार उतने ही टाइम्स कर देगा, उस चीज को रिपीट कर देगा। यानी कि str में लिखा हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ इंटू 2 लिखा है तो हेलो वर्ल्ड 2 बार लिख जाएगा। अगर इंटू 3 होता तो 3 बार लिख जाता, इंटू 4 होता तो 4 बार लिख जाता। तो ये यूज होता है रिपीटिशन के लिए, और ये होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए। कॉन्कैटिनेट मीन्स होता है जोड़ना किसी चीज को एक साथ लिखना, और रिपीटिशन का मतलब बार बार रिपीट करना। तो str में हेलो वर्ल्ड लिखा है तो वो 2 बार लिख देगा,
और कॉन्केटिनेट मतलब साथ में जोड़ के लिखते हैं। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए क्लास के टाइम पर, तो मैसेज करते रहिए, साथ साथ में समझाता भी रहूंगा। प्लस ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका मैं कोशिश करूंगा, अगर टाइम रहता है तो मैं आपको क्लासेस से पहले ही एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना देता हूँ, जिसमें ये सब चीजें मैंने करके दिखाई हूँ कि कैसे कैसे हो रही है, कैसे कैसे चलता है प्रोग्राम, कैसे होता है, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे बात करते हैं ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स की, कि अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। अब देखिए ऑपरेटर होता क्या है। अगर नॉर्मली बात करें तो जो किसी को ऑपरेट करता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब कोई भी चीज जो ऑपरेट करती है ऑपरेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो बस को चलाता है वो बस ऑपरेटर, जो पंप को चलाता है वो पंप ऑपरेटर, ये सब नॉर्मल सा टर्म्स आपने सुना होगा। इसी प्रकार से मैथमेटिकल टर्म्स में भी कोई ऐसा स्पेशल सिंबल जो दो ऑपरेंड के बीच में लग के और ऑपरेंड्स को ऑपरेट करके कोई हमें थर्ड रिजल्ट देता है, उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल विच रिप्रेजेंट्स कंप्यूटेशन, मतलब कोई भी ऐसा सिंबल जो कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। दे आर अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड के बीच में लगते हैं, विच कैन बी वैल्यू और वेरिएबल्स। ऑपरेंड कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वेरिएबल्स हो चाहे वैल्यूज हो, मतलब कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। सेम ऑपरेटर कैन बिहेव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट डेटा टाइप। हाँ, ये बहुत समझने वाली चीज है कि एक ही ऑपरेटर अलग अलग डेटा टाइप पे अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने पीछे देखा कि स्ट्रिंग में अगर हम प्लस लगाते हैं तो दोनों को एक साथ लिख देता है। अगर हम अर्थमेटिक में प्लस लगाते हैं तो उनको ऐड कर देता है। एडिंग एंड कॉन्कैटिनेशन दोनों में डिफरेंस है। ऐड मतलब जोड़ना, कॉन्कैटिनेट मतलब साथ साथ लिखना। ठीक है, तो अब यह लिखा है ऑपरेटर्स व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स फॉर्म्स एन एक्सप्रेशन। जब ऑपरेटर को ऑपरेंड के साथ अप्लाई करके लिखा जाता है उस चीज को एक्सप्रेशन कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा है ना 4 + 5 = 9, तो ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर प्लस जो है वो एक ऑपरेटर है, 4 और 5 ही ऑपरेंड है, ये इसका रिजल्ट है, दैट इज 9। ठीक है, तो ऑपरेटर, ये ऑपरेंड, पूरी एक्सप्रेशन और ये इसका रिजल्ट। ठीक है जी, 4 and 5 आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर से हम अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस से लेके अब तक कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब क्या होते हैं, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, आपने देखे हुए हैं, तो ये हम जानते हैं। बट हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर को सपोर्ट करती है। देखिए बहुत सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती है। तो अभी हमने इस वीडियो में सारे तो कवर नहीं किए हैं, जितने भी कवर किए हैं एक दो वो देख लेते हैं क्या क्या है, बाकी हम लोग आगे चल के कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वही नॉर्मली मैथमेटिक्स वाले जो हम लोगों ने पढ़े हैं वही सब होते हैं, उनको हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है जी, कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज के बीच में जो ऑपरेटर यूज होते हैं उनको हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल जो लिया इसके अंदर वेरिएबल ए की वैल्यू को हमने 10 माना और वेरिएबल बी की वैल्यू को 20 माना, और 10 और 20 मानकर हमने सारे ऑपरेटर्स को अप्लाई करके दिखाया। तो समझिए पहला तो हमारा है प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, तो नॉर्मली जोड़ देगा, ए प्लस बी करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा, 10 + 20 30। माइनस सब्ट्रैक्शन है, आंसर आ गया। मल्टीप्लीकेशन है, आंसर आ गया, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिवीजन है, आंसर आ गया, b/a 2 आ गया। ये मॉडुलस डिवीजन है, मॉडुलस डिवीजन रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। अगर आप 20 में 10 से डिवाइड करेंगे कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए 0 आ रहा है। एक एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट होता है टू द पावर, रेज टू पावर। अगर आप करते हैं a एक्सपोनेंट b, ठीक, तो क्या हो जाएगा कि 10 to the power 20, मतलब 10 की पावर 20 हो जाएगी, और जो आंसर आएगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 10 to the power 20 हो जाएगी। डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंट, जैसे हमें लिखना है 10 स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 10 डबल स्टार 2, तो ये हो जाएगा 10 × 10। ठीक है, अगला होता है डबल स्लैश, इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। अगर आप नॉर्मल डिवीजन सिंबल लगाते हैं तो आपको आंसर पॉइंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर आप डबल स्लैश लगाते हो तो आपको आंसर पॉइंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ये 9/2 लिखा, तो अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आता है। ठीक है, जो कि नहीं आ रहा है, आंसर सिर्फ 4 आ रहा है। तो जब हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए होता है, तो हम फ्लोर डिवीजन करते हैं, यानी कि डबल स्लैश हम लगाते हैं। तो ये ऑपरेटर क्लियर हो गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा एक बार। ये तो थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अगले देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की खासियत क्या होती है, ये सिर्फ
जो आंसर होता है वो ट्रू या फॉल्स देते हैं। इसका आंसर या तो 1 आता है या 0। ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तुलना करने के लिए, ठीक है। जैसे डबल इक्वल टू है तो डबल इक्वल टू चेक करेगा कि क्या ए की बी वैल्यू जो है वो बी के बराबर है। हमने ए 10 माना, बी 20 माना, तो देखो ए डबल इक्वल टू बी मतलब क्या ए बी के बराबर है, जो कि नहीं है, इसलिए इज नॉट। ठीक है, ये दो ऑपरेंड के वैल्यूज को कंपेयर करता है कि इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो आंसर 1 देता है, ट्रू देता है, अदरवाइज नॉट ट्रू देता है, फॉल्स देता है। ये इसका उल्टा करता है, नॉट इक्वल, कहता है ए नॉट इक्वल बी, कहता है ए बी के बराबर नहीं है, जो कि बात सही है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, ए नॉट इक्वल बी बिकॉज ए में वैल्यू 10 है और बी में 20 है, तो 10 20 के बराबर नहीं है, तो ये बात सही है। तो ये हो गया आपका नॉट इक्वल ऑपरेटर। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। नॉट इक्वल दो तरीके से लिखा जाता है, ये भी नॉट इक्वल ही है, यहाँ पर भी वही कहानी है, ए नॉट इक्वल बी इज ट्रू। ठीक, तो ये सेम चीज है। ग्रेटर देन लेस देन आपने पढ़े हैं, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये तो आपके कॉमन है, आप समझते होंगे, छोटी क्लास में पढ़े। ग्रेटर देन मतलब तब ट्रुथ देगा जब वैल्यू बढ़ेगी। ए इज ग्रेटर देन बी मतलब ए की वैल्यू 10 है, कह रहा है 10 20 से बड़ा है, जो कि नहीं है, इसलिए यहाँ नॉट ट्रू है। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़े होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, तो ये सब कॉमन से है। तो वही जो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, ये उसी चीज को कंपेयर करता है कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, इससे छोटी है, इससे बड़ी और बराबर है, ठीक है, छोटी और बराबर है, तो ये वो चीजें चेक करता है। ठीक, तो ये आप समझ लीजिएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप पूछिएगा कि इन्हें कैसे कैसे यूज करते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल वाले पार्ट में भी करके दिखा दूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी चीज को असाइन करने के लिए, देखो नॉर्मली हमने इक्वल तो पढ़ाई और इक्वल को हम जानते हैं, इक्वल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को असाइन कराने में। आपने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी को जोड़ने के बाद जो आंसर होगा वो सी में असाइन हो जाएगा, ये तो नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है। बट पाइथन मल्टी असाइनमेंट भी मतलब मल्टीपल असाइनमेंट भी सपोर्ट करता है। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब कैसा, जैसे यहाँ लिखा प्लस इक्वल, तो प्लस इक्वल का मतलब क्या होगा कि जो इधर वैल्यू होगी वो प्लस करके दोबारा से उसी वेरिएबल में असाइन करना। कैसे, देखिए यहाँ लिखा ना c प्लस इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो c के अंदर वैल्यू होगी पहले से, उस वैल्यू में a को ऐड कर देना, यानी कि सिंगल स्टेटमेंट बराबर होती है इसकी, c इक्वल टू सी प्लस ए। सी इक्वल टू सी प्लस ए का मतलब है कि जो पहले से सी की वैल्यू थी उसमें ए को जोड़ने के बाद दोबारा सी में असाइन कर देना। क्लियर, ऐसे ही बाकी सब होते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, फ्लो डिवीजन, इस तरीके से हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा तो पूछिएगा, अदरवाइज फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल में तो बताऊंगा ये कैसे कैसे किए जाते हैं। तो ये सब आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे किए जाते हैं। नहीं समझा तो मुझे कमेंट करिएगा या फिर इसमें इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछिएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगले लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं कि कंबाइन करने के लिए, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंबाइन कराने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है। देखिए एंड क्या करता है, ए एंड बी इज ट्रू, एंड में ये तभी कंबाइन होगा जब ए की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी, बी की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा। और क्या करेगा, ए या बी इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो भी ये ट्रू हो जाएगा। नॉट क्या करता है, उसका उल्टा कर देता है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। कैसे करता है ये आपको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करके दिखाया जाएगा कि लॉजिकल एंड क्या होता है, लॉजिकल और क्या होता है, लॉजिकल नॉट क्या होता है। दो अलग अलग एक्सप्रेशन को ज्वाइन करने के काम में आता है ये, ए और बी वगैरह। और में क्या होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा। नॉट में क्या है कि उल्टा कर देता है, और एंड में क्या है कि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। तो ये हम आगे देखेंगे कैसे होता है। यहाँ देखो 10 और 20 माना है, तो इसीलिए 10 और 20 मान के इनका आंसर यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है कि अगर ए 10 है और बी 20 है तो ये ट्रू आ जाएगा। ए और बी इनमें से किसी की वैल्यू अगर जीरो होती यहाँ पर इसमें, ए या बी किसी की वैल्यू जीरो होती है तो इसका आंसर फॉल्स हो जाता है, बिकॉज इसको दोनों ही नॉन जीरोज वैल्यू चाहिए तभी ट्रू देता है। ओके, और ए और बी में क्या है कि ए और बी में कोई भी एक अगर ट्रू है, यानी कि किसी एक की भी वैल्यू अगर नॉन जीरो है, इस केस में अगर एक की वैल्यू जीरो होती तो भी आंसर ट्रू देता। ठीक है, इस केस में जबकि नहीं देता। और नॉट तो उल्टा कर देता, ए एंड बी नॉट, तो नॉट का मतलब अगर ए एंड बी क्या, ए एंड बी मतलब वैल्यू आई होगी 1, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इसकी वैल्यू 1 आई और 1 का उल्टा कर दिया नॉट, यानी कि जीरो, ओवरऑल आंसर आपका जीरो आ गया। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम आप आगे समझा देंगे, ये चीज नहीं समझना। अगले होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी भी लिस्ट में वैल्यू के एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 वैल्यूज हैं तो आपने मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया n,
आपने लिखा x इन y, और मान लेते हैं y के अंदर आपने 5 वैल्यूज लिखी हुई है, तो ये चेक करेगा कि क्या ये जो x है y में है या नहीं। अगर होगा तो आंसर ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सेम ये है नॉट इन उल्टा चेक करता है कि कहीं x y में है तो नहीं। अगर नहीं है तो आंसर ट्रू होगा, और अगर होगा तो आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, ये नॉट इन है। मान लेते हैं भाई कोई लिस्ट है जिसके अंदर 10 वैल्यू है और x की वैल्यू 5 है, तो आप चेक करना चाह रहे हैं क्या 5 इन 10 वैल्यूज में है। और इनके केस में अगर होगा तो ट्रू होगा, और नॉट इन के केस में अगर नहीं होगा तो ट्रू होगा। ठीक है जी, ये आगे देखेंगे इसलिए। अब बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि अगर ये सारे ऑपरेटर्स एक साथ लगा दिए जाएं तो उसमें पहला कौन सा होगा। तो यहाँ लिखा होगा द फॉलोइंग टेबल लिस्ट ऑल ऑपरेटर्स फ्रॉम हाईएस्ट प्रेसिडेंट टू लोएस्ट। ये हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ लिखे हुए हैं। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर एक साथ लगे होंगे तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा, फिर ये। ठीक, और सबसे लास्ट में लॉजिकल नॉट एंड लॉजिकल और ये सब ऑपरेटर सॉल्व होते हैं। तो जब किसी एक्सप्रेशन में मोर देन वन ऑपरेटर लगे होते हैं तो किसको पहले सॉल्व करना है वो हम इस प्रेसिडेंस टेबल से डिसाइड करते हैं। तो जो चीज इस ऑर्डर में देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस और ये सब एक साथ लगा हुआ है, तो प्लस वाला बाद में करेंगे, मल्टीप्लाई ये सब पहले करेंगे। ठीक है, मॉडुलस फ्लो डिवीजन ये सब पहले होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में होता है। तो एक प्रेसिडेंस टेबल है, ये आप लिख लेना अपनी कॉपी पे, जरूर नोट कर लेना प्रेसिडेंस टेबल, जिससे आपको पता रहे कौन सा ऑपरेटर कब यूज होता है। तो आगे देखते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। मैंने लगभग जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करी है, तो इसको एक बार फिर से देख लेना। ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, बिकॉज आपके लिए थोड़ा सा नया है ये। तो उसको एक बार फिर से रिवाइज करके देखना, एक एक स्लाइड को रोक रोक के पॉज कर करके समझ के, और तब नोट्स बनाने की कोशिश करना। और हो सके तो अगर घर पे सिस्टम है तो आप एक बार पाइथन इंस्टॉल करें, नेट से डाउनलोड करें, सिस्टम पे इंस्टॉल करें, ताकि फिर जब मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट्स हो तो कांटेक्ट करिए इस नंबर पे और पूछिए, और बताइए इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आपके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल है हम लोगों के लिए, तो आप प्लीज एक बार गाइड करें, हम लोगों को बताएंगे क्या क्या चीजें आपको और चाहिए इसमें, उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच।